हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो मैं अवधेश कुमार मोकामा क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है सिख और मराठा से संबंधित है टॉपिक है, और वन लाइनर और ऑप्शनल दोनों टाइप का क्वेश्चन आज ये सिख और मराठा से संबंधित मैंने दोनों को इसी में इंक्लूड कर दिया है। तो चलिए हम लोग सीधे सवाल पे आते हैं। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? तो अमृतसर सरोवर झील के किनारे पर स्वर्ण मंदिर स्थित है। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कितने शहर में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो 5 शहर में। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कुल 5 शहरों में जंतर मंतर का निर्माण कराया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ाई हुई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया। अगला है सिखवाद, सिखिज्म का प्रवर्तन कब हुआ? तो 1500 ईस्वी में सिखवाद का प्रवर्तन हुआ। सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ? तो 1500 ईस्वी में सिखवाद का प्रवर्तन हुआ। सिखवाद या सिख धर्म का प्रवर्तन गुरु नानक ने 1469 ईस्वी से 1539 ईस्वी में किया था। इन्होंने लगभग 1500 के पास अपने मत का प्रचार करने का प्रारंभ किया। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। सिखवाद अथवा सिख धर्म का प्रवर्तन गुरु नानक ने किया था 1469 से लेकर ईस्वी से 1539 ईस्वी तक। उन्होंने 1500 के पास अपने मत का प्रचार करना प्रारंभ किया। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। गुरु नानक ने उपदेश जो दिए थे वो मानव बंधुत्व का दिए थे। गुरु नानक जो उपदेश दिए थे वो मानव बंधुत्व का उपदेश दिए थे। गुरु नानक ने मानव बंधुत्व का उपदेश दिया। उसके उपदेशों का सार था कि मनुष्य मात्र की भलाई करो, मनुष्य मात्र से प्रेम करो तथा प्रत्येक प्राणी से भातृत्व भाव से स्नेह करो। गुरु नानक ने मानव बंधुत्व का उपदेश दिया। उसके उपदेश का सार था कि मनुष्य मात्र की भलाई करो, मनुष्य मात्र से प्रेम करो और प्रत्येक प्राणी से मातृभाव से स्नेह करो। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो गुरु अंगद के द्वारा जो है सो गुरुमुखी लिपि का विकास हुआ था। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो गुरु अंगद के द्वारा की गई थी। गुरुमुखी लिपि को गुरु अंगद ने 1538 से 1552 के बीच का समय है ने विकसित किया। बाद में इस लिपि का प्रयोग बहुत तीव्र गति से हुआ था। गुरुमुखी लिपि को जो है सो गुरु अंगद ने विकसित किया था और बाद में इस लिपि का प्रयोग बहुत तीव्र गति से हुआ था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ जो है सो गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। आदि ग्रंथ किसके द्वारा संकलित किया गया था? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा संकलित किया गया था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब अर्थात आदि ग्रंथ का संकलन किया था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ का संकलन किया था। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल से संबंधित हैं या गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो गुरु अर्जुन देव जो हैं वो अकबर जहांगीर के शासन काल में थे। खुसरो का समर्थन करने के कारण जहांगीर ने 1606 में इन्हें मृत्युदंड दे दिया। अर्जुन देव ने तारन तथा करतारपुर नामक नगर का निर्माण करवाया।
इन्होंने अनिवार्य आध्यात्मिकता कर लेना शुरू कर दिया तथा अपने शिष्यों से कहा कि अपनी आय का 1/10 भाग गुरु को अर्पित करें। गुरु अर्जुन देव, जिनका समय है 1581 से 1606 ईस्वी, जो कि अकबर जिसका समय है 1556 से 1605 और जहांगीर का समय है 1605 से 1627 ईस्वी, दोनों के शासनकाल से संबंधित थे। ठीक है, और यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अकबर और जहांगीर दोनों यहाँ उपस्थित है, इसीलिए इसका उत्तर स्टार दिया गया है। इसीलिए हम लोग इसकी जानकारी विशेष रूप से ले लेते हैं कि गुरु अर्जुन देव जो है सो अकबर और जहांगीर दोनों के शासनकाल से संबंधित थे। खुसरो का समर्थन करने के कारण जहांगीर जो है सो इन्हें मृत्यु दंड दे दिया। तो इस वजह से विशेष रूप से गुरु अर्जुन देव का जो है सो जहांगीर से संबंधित ज्यादा बेहतर पॉइंट होगा। अर्जुन देव ने तरन तारण तथा करतारपुर नामक नगर का निर्माण करवाया। इन्होंने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना शुरू कर दिया तथा अपने शिष्यों से कहा कि अपनी आय का 1/10 भाग गुरु को अर्पित करें। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है सो पटना में हुआ है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना है। गुरु गोविंद सिंह की हत्या एक अफगान द्वारा की गई। गुरु गोविंद सिंह की हत्या एक अफगान द्वारा की गई थी। कहाँ पे हुई थी? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना के माता गुजरी देवी के गर्भ से हुआ था। गोदावरी नदी के किनारे नादेर नामक स्थान पर एक अफगान ने 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। इनकी आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। इनकी एक अन्य पुस्तक का नाम चंदी दीवार है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? तो 1666 में हुआ, पटना में हुआ। उनकी माता का नाम है गुजरी देवी, उन्हीं के गर्भ से हुआ। जब ये गोदावरी नदी के किनारे नांदेड़ नामक स्थान पर थे तो एक अफगान जो है सो गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी 1708 ईस्वी में। इनकी आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। इनकी एक और पुस्तक है चंदी दीवार। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौमे गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के जो थे अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे, अर्थात 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम अर्थात 10वें गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया था, जबकि गुरु का दर्जा गुरु ग्रंथ साहिब को प्रदान कर दिया गया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो है गुरु पद का दर्जा उसे समाप्त कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही प्रदान कर दिया गया। और इनकी मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो थे, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें वो अंतिम गुरु थे। सिखों की आंतरिक काउंसिल खालसा के संस्थापक भी थे। दशम ग्रंथ के रचयिता भी हैं। इन्होंने दशम ग्रंथ की रचना भी की है। गुरु गोविंद सिंह ने दशम ग्रंथ की रचना की है। सिखों के 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे और खालसा की स्थापना भी गुरु गोविंद से थे, जो कि 1699 में उन्होंने खालसा की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु वो अंतिम गुरु थे। इन्होंने सिखों की आंतरिक काउंसिल खालसा अर्थात खालसा पंथ की स्थापना 30 मार्च 1699 में, 30 मार्च 1699 में तथा दशम ग्रंथ 10वें पातशाह का ग्रंथ के नाम से जो जाना जाता है की भी रचना की। 10वें पातशाह ग्रंथ के नाम से कौन जाना जाता है? तो दशम ग्रंथ, और इसकी रचना गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे। खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना 30 मार्च 1699 में की। सिख खालसा स्थापित किया गया था किनके द्वारा? तो सिख खालसा स्थापित किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और खालसा पंथ की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। दोनों एक ही प्रश्न है। मुगलों से लड़ने वाले सिख गुरु जो थे कौन थे? तो मुगलों से लड़ने वाले जो थे
सिख गुरु जो थे वह गुरु गोविंद सिंह थे। मुगलों से लड़ने वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह जो है उन्हीं के नेतृत्व में सिखों ने औरंगजेब की धर्मांधता से क्षुब्ध होकर हथियार उठा लिए थे। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिखों ने औरंगजेब की धर्मांधता से क्षुब्ध होकर हथियार उठा लिए थे। अर्थात गुरु गोविंद सिंह जो है सो औरंगजेब से परेशान थे और उन्होंने हथियार उठाया था। उन्हीं के नेतृत्व में सिखों ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। निम्नलिखित में से महाराजा रणजीत सिंह जो प्रमुख थे वो सुकरचकिया मिसल के प्रमुख थे। महाराजा रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के प्रमुख थे। महाराजा रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के प्रमुख थे। महाराजा रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के सरदार महासिंह के पुत्र थे। रणजीत सिंह के पिता का नाम क्या था? महासिंह। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में पंजाब में बहुत छोटे गुटों ने स्वयं को 12 क्षेत्रीय संघों में या मिसलों में पुनः संगठित किया था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात रणजीत सिंह 12 वर्ष की अवस्था में मिसल सुकरचकिया के नेता हुए थे। 1809 में किस संधि ने आंग्ल सिख संबंधों को एक पीढ़ी के लिए स्थिर कर दिया तथा रणजीत सिंह के साथ सीमा निर्धारित कर दी? मोटे तौर पर सतलज नदी की रेखा के साथ साथ। तो ये जो है सो अमृतसर की संधि के तहत ऐसा हुआ है। तो अमृतसर की संधि के तहत क्या हुआ है? अमृतसर की संधि 1809 में हुई। आंग्ल सिख संबंधों की एक पीढ़ी के लिए स्थिर कर दिया गया तथा रणजीत सिंह के साथ सीमा निर्धारित कर दी गई, मोटे तौर पर सतलज नदी की रेखा के साथ साथ। अर्थात ये जो अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी, ये और अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच हुई थी 25 अप्रैल 1809 को। और इसमें जो है सो अपना ये नदी के बारे में बताया जा रहा है। सतलज नदी भी इस रेखा में शामिल हो गया। शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? तो शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली जो थी मावल प्रदेश थी। शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली जो थी मावल प्रदेश थी। शिवाजी के प्रारंभिक जीवन का कार्यकलापों का स्मृति स्थान मावल प्रदेश है। यह स्थल पहाड़ियों व घाटियों से आवृत है और किलों से शोभायमान है। मावल प्रदेश के निवासी अधिकतर कोली और मराठे थे। शिवाजी ने इन्हीं निर्भीक व साहसी नवयुवकों को संगठित कर अपना विजय अभियान प्रारंभ किया था। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। तो शिवाजी जो थे सबसे प्रभावित थे जीजाबाई से। शिवाजी किससे प्रभावित थे? तो जीजाबाई से शिवाजी प्रभावित थे। शिवाजी अपनी माता जीजाबाई से सर्वाधिक प्रभावित थे। जीजाबाई कौन थी? तो शिवाजी की अपनी माता थी जीजाबाई। शिवाजी के बाल्यकाल पर किसका प्रभाव अधिक रहा? शिवाजी के बाल्यकाल पर किसका प्रभाव सबसे अधिक रहा? तो माता जीजाबाई और तुक्काबाई मोहिते। उनकी माता जो जीजाबाई थी उनसे वो अधिक प्रभावित थे। उसके साथ साथ तुक्काबाई मोहिते और जीजाबाई से सबसे ज्यादा शिवाजी जो थे वो बाल्यकाल पर प्रभावित थे। शिवाजी के बाल्यकाल पर माता जीजाबाई का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। इसके बाद गुरु कोंडदेव का प्रभाव पड़ा। शाहजी भोसले एवं तुक्काबाई मोहिते का प्रभाव नाम मात्र का था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। अर्थात शिवाजी के जो गुरु थे कोंडदेव भी थे और शिवाजी के जो गुरु थे वो रामदास भी थे। तो आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास थे। शिवाजी के आध्यात्मिक क्षेत्र में उनके गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास थे। और ऐसे जो है सो उनके गुरु कोंडदेव भी हैं। शिवाजी के दो गुरु हो गए ना। शिवाजी के दो गुरु हो गए, आध्यात्मिक क्षेत्र के गुरु रामदास और ऐसे जो हैं गुरु वो कोंडदेव। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था?
तो जीजाबाई। छत्रपति शिवाजी का माता का नाम क्या था? जीजाबाई। अप्रैल 1627 में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माताजी का ही था। शिवाजी का जन्म कब हुआ? तो अप्रैल 1627 में हुआ। कहाँ हुआ? तो पूना में हुआ। पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ। उनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई, और वो सर्वाधिक प्रभाव उन पर माताजी का ही था। मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? तो शाहजी थे। मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? तो शाहजी थे। शिवाजी शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र थे। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी जो थी वो रायगढ़ थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। यहीं पर 1674 ईस्वी में स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करा करके उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। छत्रपति की उपाधि किसने धारण की? तो शिवाजी ने की। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1674 ईस्वी में हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था? तो शिवाजी के शासनकाल में चौथ, ये जो शब्द है ये एक प्रकार का कर है। चौथ को एक कर के रूप में जाना जाता था। चौथ जो शब्द है वो एक कर का रूप है। चौथ और सरदेशमुखी शिवाजी के आय के मुख्य साधन थे। ये कर पड़ोसी राज्यों की सीमा और नगरों से अथवा अपने प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों से वसूल किए जाते थे। चौथ के साथ साथ सरदेशमुखी भी, ये भी कर का ही एक प्रकार है जो कि इनकम का स्रोत था और ये पड़ोसी राज्य की सीमा और नगरों से अथवा अपने प्रभाव के क्षेत्र नागरिकों से वसूल किए जाते थे। शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उन्होंने मराठा को एक राष्ट्र से जोड़ा। शिवाजी जो हैं मराठों को एक राष्ट्र से जोड़ा, ये उनका सबसे बड़ा कार्य था। शिवाजी के पूर्व मराठा कोई राष्ट्र नहीं था। विभिन्न मराठा सरदारों के अलग अलग गुट थे। उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में संगठित किया। उनकी राजधानी रायगढ़ थी। वे गुरिल्ला युद्ध में पारंगत थे तथा गैर हिंदुओं के प्रति सहिष्णु थे। वो जो है गुरिल्ला युद्ध किससे संबंधित है? तो शिवाजी से संबंधित है। मराठों को एक राष्ट्र में किसने पिरोया या किसने संगठित किया? तो शिवाजी ने किया और इसके साथ साथ वे गैर हिंदुओं के प्रति सहिष्णु थे। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी ने कौन सी युद्ध नीति अपनाई थी? मुगलों के विरुद्ध शिवाजी ने कौन सी युद्ध नीति अपनाई थी? तो छापा मार युद्ध। ठीक है, छापा मार युद्ध। एक है गुरिल्ला युद्ध और एक है छापा मार युद्ध, जो कि दोनों शिवाजी के द्वारा है। तो मुगलों के खिलाफ उन्होंने छापा मार युद्ध अपनाया था। मुगलों के खिलाफ शिवाजी ने अपने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यतः छापामार या गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया। गुरिल्ला पद्धति को गानीमा काबा भी कहा जाता है। गुरिल्ला पद्धति को गानीमी काबा भी कहा जाता है। यह योजनाबद्ध तरीके से दुश्मन के ऊपर छुपकर तीव्र गति से वार करने की पद्धति है। तो छापामार या गुरिल्ला युद्ध दोनों एक ही है और गुरिल्ला पद्धति को गानीमी काबा भी कहा जाता है और ये शिवाजी के द्वारा अपनाया गया है, अर्थात इसमें दुश्मनों पर छुपकर वार करने की पद्धति अपनाई गई है। वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी। वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी, वह छत्रपति शिवाजी थे। छत्रपति शिवाजी वह हिंदू राजा थे जिन्होंने हिंदू राजस्व स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी। मराठा शासक शिवाजी ने हिंदू पातशाही को अंगीकार किया तथा हिंदुत्व
धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की। उन्होंने ऐसा अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया तथा 1674 ईस्वी में मराठा छत्रपति की उपाधि धारण की। वो राज्याभिषेक कराया। इनकी राजधानी रायगढ़ थी। मराठा शासक शिवाजी ने हिंदू पातशाही को अंगीकार किया और हिंदुत्व धर्मोद्धारक की उपाधि भी धारण की। उनका राज्याभिषेक जो है 1674 में मराठा छत्रपति की उपाधि धारण की और राज्याभिषेक भी 1674 में कराया। इनकी राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा राजा कब घोषित किया गया? शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा राजा कब घोषित किया गया? तो 1668 में शिवाजी को औरंगजेब ने राजा घोषित किया। 1668 में शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा राजा घोषित किया गया। 9 मार्च 1668 को जसवंत सिंह की मध्यस्थता से शिवाजी और औरंगजेब के बीच मध्य एक संधि हुई, जिसमें बादशाह ने शिवाजी को महाराष्ट्र का शासक स्वीकार किया, राजा की उपाधि दी तथा बरार की जागीर भी सौंप दी। बरार की जागीर भी सौंप दी, राजा की उपाधि दी। ठीक है, महाराष्ट्र का शासक स्वीकार किया। और ये जो है ये शिवाजी को औरंगजेब ने ऐसा किया। और 9 मार्च 1668 को जसवंत सिंह की मध्यस्थता में शिवाजी और औरंगजेब के बीच ये संधि हुई थी, जिसमें शिवाजी को महाराष्ट्र का शासक स्वीकार किया गया, राजा की उपाधि दी गई, बरार की जागीर भी सौंपी गई। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। शिवाजी का उत्तराधिकारी उनका ज्येष्ठ पुत्र संभाजी था, जो 1680 से 1689 का उसका कार्यकाल है। शिवाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली? तो संभाजी के पश्चात किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली? तो राजा राम ने संभाली। संभाजी के पश्चात किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली? तो राजा राम ने। संभाजी के बाद राजा राम ने मराठा को संभाला। 1689 में संभाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी के द्वितीय पुत्र राजा राम ने मराठा राज्य की बागडोर संभाली। इसने 1689 से 1700 तक शासन किया। 1689 में संभाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी के द्वितीय पुत्र राजा राम ने मराठा राज्य की बागडोर संभाली। इसने 1689 से 1700 तक शासन किया। कहां पर शिवाजी के मंदिर बालू के नीचे दबे हुए हैं? कहां पर शिवजी के मंदिर बालू के नीचे दबे हैं? शिवजी के मंदिर के बारे में कहा जा रहा है। तो तलकाडू में शिवजी के मंदिर बालू के नीचे दबे हुए हैं। तलकाडू जो कि कर्नाटका का क्षेत्र है, शिवजी के मंदिर बालू के नीचे दबे हुए हैं। माहेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? माहेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? तो अहिल्याबाई होलकर की राजधानी माहेश्वर थी, जो कि एक मराठा रानी थी। अहिल्याबाई होलकर एक मराठा रानी थी और मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी माहेश्वर थी। अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी माहेश्वर अर्थात इंदौर को बनाया था। अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी माहेश्वर इंदौर को बनाया था। पेशवा बाजीराव प्रथम इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीत सका? पेशवा बाजीराव प्रथम के द्वारा कौन सा क्षेत्र नहीं विजित किया गया? तो उसने उड़ीसा पर विजय नहीं पाई। गुजरात, बुंदेलखंड, मालवा, इन सभी जगहों पर पेशवा बाजीराव प्रथम ने जो है सो जीत हासिल कर ली थी। गुजरात, बुंदेलखंड और मालवा। पेशवा बाजीराव प्रथम ने दक्कन के बाद गुजरात मालवा को जीत लिया।
इन प्रांतों में मराठा को चौथ व सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। बुंदेलखंड की विजय बाजीराव के लिए सर्वाधिक महान विजयों में से एक था। कृतज्ञ छत्रसाल ने कालपी, सागर, झांसी, हृदयनगर पेशवा की निजी जागीर के रूप में लौटा दिया। बाजीराव ने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोल दिया। उसने पुर्तगालियों से बसीन, सलसीट प्रदेश को छीनने में सफलता प्राप्त की, लेकिन बाजीराव प्रथम उड़ीसा को नहीं जीत सका। मस्तानी नामक मुस्लिम स्त्री के प्रेम के संबंध के कारण भी चर्चित रहा और उन्होंने लड़ाकू पेशवा के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। ये जो बाजीराव प्रथम थे, उन्होंने दक्कन जीता, गुजरात को जीता, मालवा को जीता, चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का भी उसको श्रेय जाता है। बुंदेलखंड पर विजय के उपरांत वह बाजीराव के लिए सर्वाधिक यह महान विजयों में से एक था, बुंदेलखंड को जीतना। कृतज्ञ छत्रसाल ने कालपी, सागर, झांसी, हृदयनगर पेशवा को निजी जागीर के रूप में भेंट कर दिया। बाजीराव ने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोल दिया। उसने पुर्तगालियों से बसीन, सलसीट प्रदेश को छीनने में भी सफलता प्राप्त की, लेकिन वह उड़ीसा को नहीं जीत सका। एक और है, मस्तानी नामक मुस्लिम स्त्री के प्रेम के संबंध के कारण भी बाजीराव प्रथम चर्चित रहा। लड़ाकू पेशवा के नाम से बाजीराव प्रथम को जाना जाता है। किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहेब की तरह जाना जाता है? तो नाना साहेब के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के रूप में जाना जाता है। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से जाना जाता है, जिनका कार्यकाल है 1740 से 1761 तक। 1750 में संगोला की संधि के अनुसार महाराजा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए और महलों के महापौर बन गए। बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें मराठा की हार हुई। बालाजी बाजीराव ही नाना साहेब के नाम से जाने जाते थे। संगोला की संधि 1750 में हुई और संगोला की संधि जो 1750 में हुई, उसके अनुसार महाराजा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए थे और महलों के महापौर बन गए थे। बालाजी बाजीराव के ही समय में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें मराठा की हार हुई थी। गायकवाड़ा कहाँ का शासक था? तो गायकवाड़ा जो है वह बड़ौदा का शासक था। बड़ौदा का शासक कौन था? तो गायकवाड़ा था। गायकवाड़ा बड़ौदा का शासक था। ग्वालियर में सिंधिया तथा नागपुर में होलकर शासन करते थे। गायकवाड़ा जो है सो बड़ौदा का शासक था। ग्वालियर में सिंधिया तथा नागपुर में होलकर शासन करते थे। अगला है मिलान करना है। तो हम लोग इसकी व्याख्या सीधे देख लेते हैं। पेशवा का मुख्यालय पुणे में था। गायकवाड़ा बड़ौदा में शासन कर रहे थे। सिंधिया का संबंध ग्वालियर से है। होलकर का संबंध इंदौर से है। भोसले ने नागपुर में शासन किया। तो पेशवा का मुख्यालय पूना, गायकवाड़ा का संबंध बड़ौदा, सिंधिया का संबंध ग्वालियर, होलकर का संबंध इंदौर और भोसले का संबंध नागपुर से है। अहिल्याबाई रानी जो थी वह मालवा की थी। अहिल्याबाई रानी जो है वह मालवा की थी। अहिल्याबाई इंदौर अर्थात मालवा क्षेत्र के होलकर शासक मल्हार राव की पुत्रवधू थी। अहिल्याबाई जो थी वह इंदौर मालवा क्षेत्र के होलकर जो शासक थे मल्हार राव, उनकी पुत्रवधू थी। उसके पुत्र खांडे राव जो कि अहिल्याबाई के पति थे का निधन उसके मल्हार राव के जीवन काल में ही हो गया था। अतः
मल्हार राव की मृत्यु के बाद राज्य की बागडोर अहिल्याबाई ने संभाली थी। अहिल्याबाई के पति का नाम जो है सो खांडे राव है, और खांडे राव किसके पुत्र थे? तो मल्हार राव के पुत्र थे। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने सबसे ज्यादा किया था अंग्रेजों का विरोध। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। मराठे शेष भारतीय शक्तियों में सबसे शक्तिशाली थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम 25 वर्षों में मराठों तथा अंग्रेजों में संघर्ष हुआ, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने किया था। एंग्लो मराठा युद्ध में से मराठाओं की हार होने का कारण क्या था? तो योग्य नेतृत्व की कमी थी, सैनिक दुर्बलता की कमी थी, अंग्रेजों की ताकत का सही अनुमान करने में भी उन्हें विफलता मिली थी। ये जो है आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा की हार का कारण क्या था? तो योग्य सैन्य नेतृत्व की कमी थी, सैनिक दुर्बलता की कमी थी, अंग्रेजों की ताकत का उन्होंने सही अनुमान करने में सफलता हासिल नहीं की, वो विफल रह गए थे। एंग्लो मराठा युद्ध में मराठों की हार का प्रमुख कारण था मराठों में योग्य नेतृत्व की कमी, सैनिक दुर्बलता और अंग्रेजों की ताकत का सही अनुमान न करना इत्यादि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच लड़ा गया। मराठा की पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवा की गद्दी समाप्त कर दी तथा पश्चिम भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बंबई प्रेसिडेंसी में शामिल कर लिया गया। जब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच हुआ और मराठों की पराजय हो जाती है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या किया? पेशवा की गद्दी को समाप्त कर दिया तथा पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बंबई प्रेसिडेंसी में शामिल कर दिया। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्नलिखित से पराजित हुए थे। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी उसमें अफगानों के द्वारा मराठों को हरा दिया गया था। ईरान के सम्राट नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, की मृत्यु के पश्चात उसके सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान पर अपना शासन कायम कर लिया। ईरान का जो नेपोलियन था, जिसे कहा जाता है ईरान का सम्राट नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, उसकी मृत्यु के पश्चात उनके जो सेनापति थे अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान पर अपना शासन कायम रखा। 1748 से 1767 ईस्वी तक उसने कई बार भारत पर आक्रमण किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विजय मराठों के विरुद्ध 1761 में दर्ज की, जिसको पानीपत के तीसरे युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब है ये वन लाइनर फॉर्म में है। गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक गांव में हुआ था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी में हुआ। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में हुई थी। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में हुई थी। गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 1469 तलवंडी नामक गांव में। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में हुई। लंगर के नाम से परिचित आम रसोई की परंपरा सिख धर्म से संबंधित है। लंगर जो है ये रसोई से संबंधित है, ये सिख धर्म से संबंधित है। सिख गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया था। किस सिख गुरु ने लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया? तो गुरु अंगद ने जो है सो लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया। संभाजी के पश्चात मराठों का शासन परंपरा को मुख्य धारा में लाने का श्रेय राजा राम को दिया जाता है। संभाजी के बाद
मराठों का शासन परंपरा को मुख्य धारा में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो राजा राम को जाता है। पेशवा साम्राज्य के संस्थापक बालाजी विश्वनाथ थे। पेशवा साम्राज्य के संस्थापक जो थे बालाजी विश्वनाथ थे। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर थे। पटना स्थित तख्त श्री हरि मंदिर साहिब 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। पटना में जो स्थित है श्री हरिमंदिर साहिब, वह 10वें गुरु गुरु गोविंद से संबंधित है। शिवाजी ने अधिकांश प्रशासनिक सुधार मलिक अंबर के प्रशासनिक सुधारों से प्रभावित थे। शिवाजी के अधिकांश प्रशासनिक सुधार मलिक अंबर के प्रशासनिक सुधारों से प्रभावित थे। मराठा राज्य की भूमि मापने की इकाई काठी थी। मराठा राज्य की भूमि मापने की इकाई को काठी के नाम से जाना जाता था। बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा थे। प्रथम पेशवा कौन थे? तो बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा थे। 1782 में सलवाई की संधि हुई थी, मराठा और अंग्रेज के बीच हुई थी। सलवाई की संधि कब हुई? तो 1782 में हुई, मराठा और अंग्रेज के बीच हुई। 1802 ईस्वी में हुई बेसिन की संधि के अंतर्गत पेशवा ने अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित सहायक मैत्री संधि को स्वीकार कर लिया। बेसिन की संधि कब हुई? तो 1802 में हुई। पेशवा ने अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था बेसिन की संधि के तहत 1802 में। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा शासक होलकर था। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा शासक कौन था? तो होलकर था। गुरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक शिवाजी को जाता है। गुरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक शिवाजी को जाता है। गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह कहा जाता है। गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह कहा जाता है। सेना को संगठित करने का श्रेय सिख गुरु हरगोविंद को जाता है। सेना को संगठित करने का श्रेय सिख गुरु हरगोविंद को जाता है। सिख समुदाय के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। सिख समुदाय के संस्थापक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। बालाजी बाजीराव के शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और प्रतिष्ठा पर थी। बालाजी बाजीराव के शासनकाल के दौरान मराठा जो था वह सर्वोच्च शिखर और प्रतिष्ठा पर थी। 1809 में अमृतसर की संधि ने आंग्ल सिख संबंधों को एक पीढ़ी के लिए स्थिर कर दिया तथा रंजीत सिंह के साथ सीमा निर्धारित कर दी गई, मोटे तौर पर सतलज नदी की रेखा के साथ साथ। तो अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 1809 में हुई थी। शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य पुरंदर की संधि के द्वारा दिया। शिवाजी जो हैं मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दे दिया? तो पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य दे दिया। शिवाजी मराठी संत रामदास के शिष्य थे। शिवाजी जो थे वो मराठी संत रामदास के शिष्य थे। पंच प्यारा प्रथा को प्रारंभ करने वाले गुरु गोविंद सिंह थे। पंच प्यारा प्रथा को प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। शिवाजी के प्रशासन में निम्नतम प्रादेशिक इकाई ग्राम का अध्यक्ष पटेल होता था। तो सबसे न्यूनतम इकाई ग्राम कहलाता था और उसका अध्यक्ष पटेल होता था। ये शिवाजी के प्रशासन से संबंधित है। तैनाती फौज के लिए पेशवा ने बेसिन की संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया था। तैनाती फौज के लिए पेशवा ने बेसिन की संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया था। 1680 में रायगढ़ के किले में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई थी, रायगढ़ के किले में हुई थी। शिवाजी की मृत्यु 1680 में रायगढ़ के किले में हुई थी।
साने गुरुजी ने साधना समाचार पत्रिकाओं की शुरुआत की थी। साने गुरुजी ने साधना समाचार पत्र पत्रिका की शुरुआत की थी। अक्टूबर 1707 में खेड़ा का युद्ध ताराबाई और साहू के बीच लड़ा गया था। खेड़ा का युद्ध अक्टूबर 1707 में हुआ था, 1707। ताराबाई और साहू के बीच लड़ा गया था। खेड़ा का युद्ध ताराबाई और साहू के बीच। अमृतसर शहर के संस्थापक जो थे गुरु रामदास थे। अमृतसर शहर के संस्थापक कौन है? तो गुरु रामदास हैं। अकबर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए जमीन दान की थी। अकबर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए जमीन दान की थी। शिवाजी के प्रशासन में राजकीय पत्राचार का उत्तरदायित्व सुरनविस अर्थात सचिव या चिटनीस के पास था। शिवाजी के प्रशासन में राजकीय पत्राचार का उत्तरदायित्व किसके पास था? तो सचिव कहिए, चिटनीस कहिए या सुरनविस कहिए। 1659 ईस्वी में शिवाजी ने प्रतापगढ़ किला अर्थात जंगल में अफजल खां को मौत के घाट उतार दिया। 1659 ईस्वी में शिवाजी ने प्रतापगढ़ किला में अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया। शाहजी ने निजाम शाह से पुणे की जागीर प्राप्त की थी। शाहजी ने निजाम शाह से पुणे की जागीर प्राप्त की थी। शाहजी जो है वह निजाम शाह से पुणे की जागीर प्राप्त की थी। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। महाराजा रंजीत सिंह की जो है उसके राज्य की राजधानी लाहौर थी। शिवाजी ने औरंगजेब के शासनकाल में मराठा राज्य की स्थापना की थी। शिवाजी ने औरंगजेब के शासनकाल में मराठा राज्य की स्थापना की थी। भारत पर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का तत्कालीन कारण धन संपत्ति से उसका आकर्षण था। भारत पर अहमद शाह अब्दाली के जो आक्रमण का जो कारण था तत्कालिक, उसका क्या कारण था? तो धन संपत्ति से उसका आकर्षण था। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या नांदेड़ में हुई थी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कहाँ हुई थी? तो नांदेड़ में हुई थी। 1708 ईस्वी में हुई थी। मराठा शासकों के प्रधानमंत्री पेशवा थे। मराठा शासकों के प्रधानमंत्री पेशवा थे। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को खालसा के रूप में रूपांतरित किया। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को खालसा के रूप में रूपांतरित किया। महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़क सिंह था। महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़क सिंह था। शिवाजी ने 8 मंत्रियों को अष्टप्रधान नामक मंत्रिमंडल बनाया। ये अष्टप्रधान किससे संबंधित है? तो शिवाजी से संबंधित है, जो 8 मंत्रियों का एक समूह था, मंत्रिमंडल था। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अनुसार सिखों के 10 गुरु हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अनुसार सिखों के कुल कितने गुरु हैं? तो 10 गुरु हैं। शिवाजी के शासनकाल में धार्मिक विषयों का प्रधान पंडित राव थे। शिवाजी के शासनकाल में धार्मिक विषयों के प्रधान पंडित राव थे। शिवाजी के शासन में धार्मिक विषयों के प्रधान कौन थे? तो पंडित राव थे। ये सुमेलित करना है। सिंधिया ग्वालियर से संबंधित है, गायकवाड़ा बड़ौदा से, भोसले नागपुर से। सिंधिया ग्वालियर से, गायकवाड़ा बड़ौदा से, भोसले नागपुर से। गुरु नानक का उपदेश मानव बंधुत्व की एकता को समर्पित था। गुरु नानक ने जो उपदेश दिया था वह किसको समर्पित है? तो मानव बंधुत्व की एकता को समर्पित है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मोकामा क्लासेस।
इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों से शेयर करें। फिर हम लोग आपके लिए, मैं लगातार आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आता रहूँगा और रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सो एग्ज़ाम को देखते हुए फिर मैं अगले वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।